दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे जैसे कि हमारा यहाँ पे टारगेट है सीटेट जनवरी 2024। 21 जनवरी को आपका यहाँ पे एग्ज़ाम्स होगा सीटेट का। सो आइए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे जो है अपनी तैयारी को रूबरू करते हैं। बहुत ही होनहार यहाँ पे तरीके से आपको सीखने ही चीज़ों को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ही सेशन होने वाला है। ओके, सो एग्जामिनेशन हब जो चैनल है ना, ये हमारा, यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, और ये 12 प्रैक्टिस है। 11 प्रैक्टिस मैं आपको CDP की करा चुकी हूँ, और हाँ, संडे में हम मैराथन क्लास भी लेंगे। ओके, ऑल सभी सब्जेक्ट्स का। तो आप सभी फ्रेंड्स रेडी रहना। ओके डियर फ्रेंड्स, सो आइए फिर अब हम यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। देखो, इसमें लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना, तो ये थोड़ा आपके अप डाउन क्वेश्चन है, मतलब कि थोड़ा ऊपर रहेंगे क्वेश्चन, थोड़ा नीचे ऐसे रहेंगे। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, कोई नहीं, हम अच्छे से यहाँ पे सीखते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे। तो टारगेट है सीटेट, और ये हमारा जो है अपना जनवरी 2024। ओके, क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होता है कि विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। विद्यालय में जो सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले जो बच्चे होते हैं, जिनको पूरी सुविधा ठीक है नहीं मिलती अपने घर में, है ना, वो विद्यालय में आते हैं, है ना, तो उन बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। क्या विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है, या फिर उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं, या फिर विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते, या फिर हम कहते हैं कि बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। तो क्या बच्चों का जो सामाजिक परिवेश है वो बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है? ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, है ना, कि हाँ पूरी तरह से उत्तरदायी सामाजिक परिवेश ही होगा, ये नहीं है। ओके, अगर हम यहाँ पे देखिए अपना, अभी उनके माता पिता शिक्षा का महत्व ही नहीं समझते। भाई कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि हमारा जो यहाँ पे बच्चा है वो ऐसे ही उसका फ्यूचर यहाँ पे जो है वेस्ट चला जाए, है ना, कोई नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है बहुत ही अच्छे से अपना फ्यूचर बनाए, बहुत बड़ा बने, है ना, हर जो है उसकी ख्वाहिशें वो बिल्कुल पूरी हो। सभी पेरेंट्स की यहाँ पे एक मन की निकली हुई आवाज़ होती है ना, तो ये तो भाई गलत है। और विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता की ओर ध्यान देता है, तो भाई ये भी यहाँ पे गलत है। तो सही यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, कि विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता जो नीड्स होती है, योग्यता होती है, वो अलग अलग होती है, और ऐसे बच्चों के समावेशन के लिए उनका जो बौद्धिक स्तर है उनके अकॉर्डिंग उनको अनुकूल सामग्रियों के द्वारा हम शिक्षण कार्य कराते हैं, जिससे कि वे सहज महसूस करें और कक्षा में समायोजित हो सके। ओके, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। विकलांगता ये व्यक्तिक सामाजिक कारकों के बीच में बाधित अंतःक्रियाओं का एक परिणाम है। तो विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। क्या यहाँ पे चिकित्सीय है, क्या यहाँ पे दानशीलता है, क्या यहाँ पे सामाजिक है, या फिर मानवीय अधिकार है। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ना, तो वो होगा सी ऑप्शन, सामाजिक। देखो, विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच में एक बाधित अंतःक्रिया का परिणाम होता है ना, इसके माध्यम से हम व्यवहारगत, पर्यावरणीय, है ना, इन सभी बाधाओं से इनको हम, ठीक है, मतलब कि भाई इनसे बिल्कुल परिचित होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका, ठीक है, क्योंकि विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों से, है ना, इनमें अंतःक्रिया का एक परिणाम होता है। तो बिल्कुल, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, चिकित्सीय थोड़ा ही ना होगा, दानशीलता थोड़ा ही ना होगा, ये थोड़ा थोड़ा माइंड लगाइए तो खुद से ही आंसर सेट हो जाएगा। अच्छा, जो विकलांग अधिनियम है 1995 के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है। ओके, और इसमें जो आपका ये अनुच्छेद 26 है, इसमें विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यहाँ पे प्राप्त करता है। जो भी विकलांग स्टूडेंट्स हैं उनको 18 साल तक के लिए बिल्कुल फ्री में मुफ्त शिक्षा देने का यहाँ पे, ठीक है, अधिकार है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट, श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों की सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? पहले तो आप फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से समझ लीजिए। श्रवण बाधित यानी कि जो अच्छे से सुन नहीं सकते, जो कानों से बहरे होते हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के एक सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए एक टीचर क्या कर सकता है, यानी कि जिससे कि वो भी अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को रूबरू कर सके। जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग। भाई आप यहाँ पे देख लो, अगर हम व्याख्यान देंगे उसको, वो सुन नहीं पा रहा है, बहरा है, तो क्या व्याख्यान उसके कोई पल्ले पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या बिल्कुल आप भी कैसा यहाँ पे ऑप्शन देते हो। चलिए, अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग करना। अब चाहे यहाँ पे आप मौखिक परीक्षण का यूज़ कीजिए, चाहे लिखित का यूज़ कीजिए, है ना, बात तो वही हुई। मौखिक का मतलब भी तो बोलना ही होता है। अब आप बोलेंगे, उसको सुन तो नहीं रहा होगा क्योंकि बेचारा बहरा है, तो यहाँ पे ये गलत है। कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध। अब भाई कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का तो निषेध कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पे होता कि सक्रिय रूप से करना तो बिल्कुल हमारा सही हो सकता था, लेकिन निषेध ही तो बिल्कुल नेगेटिव है। फिर नेक्स्ट है और लास्ट हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। यानी कि जब आप उनको मौखिक संप्रेषण देंगे ना, है ना, उसके साथ में आपको यहाँ पे किस तरीके से उनको यहाँ पे अच्छे से बच्चों को बताना है, चीज़ों को पढ़ाना है, जिससे कि वो अच्छी तरीके से यहाँ पे चीज़ों को समझ सके, है ना। इस तरह की सामग्री आपको उनके लिए उपलब्ध करानी है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मेधावी यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? जो प्रतिभाशाली यहाँ पे एक प्रतिभाशाली का मतलब होता है जो गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, जो जिनमें सृजनात्मकता सोच पाई जाती है, जो कि विभिन्न तरीकों से यहाँ पे सोच सकते हैं, तर्क निकालते रहते हैं, काफ़ी माइंडेड होते हैं, जिनकी यहाँ पे जो है बुद्धिलब्धि 140 से अप होती है। मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है। क्या उनमें बातों का समझने का अभाव पाया जाता है? बिल्कुल नहीं। अब वो प्रतिभाशाली है तो भाई उनमें जो है वो बातों को समझेंगे तभी तो प्रतिभाशाली होंगे ना, वो चीज़ों को समझेंगे, करेंगे खुद से। क्या फिर अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया? भाई धीमी गति से कोई ये मंदबुद्धि वाले स्टूडेंट्स थोड़ा ही ना है, गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स की बात हो रही है यहाँ पे। यदि कार्य चुनौती बढ़ाए तो उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ पे जो है वर्क बहुत ही कठिन होता है तो वो एक चैलेंज ले लेते हैं कि हमें करना है तो करना है, उसको छोड़ते नहीं है, जबकि समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, उनके सामने कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो, वो उस प्रॉब्लम्स का यहाँ पे जो है सॉल्यूशन खोजने के लिए बिल्कुल रूप से, प्रत्येक तरफ से वो सृजनात्मक रूप से, मौलिकता से, ठीक है, यहाँ पे चीज़ों को अपनी इच्छा पूर्ण रूप से व्यक्त करता है और चीज़ों को खोजता है। तो आइए फ्रेंड्स, फिर अब हम नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। अब भाई ये क्या होता है? यानी कि बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले जो व्याख्यान का प्रावधान होता है उसको हम यहाँ पे कहते हैं अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ADHD। बचपन में शुरू होता है और बड़ी उम्र तक ये जारी रहता है। यानी कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करना, है ना, इस तरीके से लक्षण होते हैं। इसमें लंबे समय से चल रही जो एक स्थिति होती है और उसमें ध्यान लगाना में कठिनाई, अति सक्रियता का होना और भूलने की प्रवृत्ति होना और ध्यान में कमी होना, है ना, इस तरीके की यहाँ पे जो है पाई जाती है। तो यहाँ पे लिखित पद्धत कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम्य पहुँच, या फिर विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, या फिर पद्धतित कार्य को छोटे छोटे प्रबंधीय समूह में प्रस्तुत करना। यहाँ पे होगा बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे कथन वाले आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी कथन वाले ये बहुत ही बेस्ट होते हैं। आइए यहाँ पे हम देखते हैं कथन और फिर देखते हैं ओके कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे एक कथन है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम के सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ए ऑप्शन तो हमारा बहुत ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये, और बिल्कुल अच्छी बातें बोल रहा है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है।
फिर तर्क हम आर देखते हैं, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, बिल्कुल सही है। और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सर्जन करना चाहिए, सही विकल्प क्या होगा? तो हमारा ये भी करेक्ट है और हमारा ये भी करेक्ट है। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ए और आर दोनों सही है। ओके, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्वपूर्ण नहीं देती है? जो नहीं है, निगेटिव वाला बताना है। सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण नहीं देती है, फिर व्यवहार अनुकूलन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बनेगा नहीं देती है, ये पूछा है तो सहपाठी सहभागिता। ओके, यहाँ पे ये ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओ सॉरी, यहाँ पे होगा आपका, ये होगा डी वाला, व्यवहार अनुकूलन होगा। सॉरी, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? क्या निष्क्रिय अनुकरण के, क्या पुरस्कार और दंड से, क्या जिज्ञासा और अन्वेषण से, क्या कंठस्थीकरण से? तो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से, प्रभावशाली तरीके से कैसे सीखते हैं? क्या निष्क्रिय, उनको आप यहाँ पे एक निगेटिव फॉर्म में सिखाएंगे? बिल्कुल गलत है। पुरस्कार के माध्यम से और दंड, है ना, उनको डंडे से पीटेंगे कि सीखो सीखो, क्या ऐसे बच्चे सीखेंगे? नहीं। क्या यहाँ पे आप उन चीज़ों को जो है रट्टाफिकेशन के माध्यम से सिखाएंगे? रटने के तौर पर बिल्कुल नहीं। तो उनमें हम जो है इंक्वायरी और डिस्कवरी, है ना, यानी कि जिज्ञासा और अन्वेषण के माध्यम से हम चीज़ों को सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधक है? तो जो बाधक है, निगेटिव वाला ऑप्शन है, ये आपको चूज करना है। क्या अनुरूपक चिंतन है? क्या कार्यात्मक स्थिरता है? क्या प्रसंग की सूचनाओं पर केंद्रित होना है? क्या बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण करना है? जो बाधक रूप है वो बताना है, यानी कि जो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है पर, यहाँ पे होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा पर कार्यात्मक स्थिरता और कार्यात्मक स्थिरता। ओके, क्योंकि समस्या समाधान कौशल में स्थिरता, ओके, कार्यात्मक, यहाँ पे पर कार्यात्मक स्थिरता, तो ये हमारा करेक्ट है। जब कोई भी नई समस्या का हम सामना करते हैं तो प्रकार्यात्मक स्थिरता नई तरीके से पुराने उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है। इस वजह से हमारा ये करेक्ट आंसर यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित नहीं की जानी चाहिए? तो क्या यहाँ पे आप जो है यहाँ पे 4 ऑप्शंस नीचे दिए हुए हैं और बता रहा है, विद्यार्थियों के द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों के द्वारा किस प्रकार संबोधित नहीं की जानी चाहिए? तो वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। बिल्कुल, ये तो हमारा गलत है। क्या फिर छात्रों को कुछ भी साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए? ये तो सबसे बड़ा यहाँ पे हमारा ऑप्शन निगेटिव है। क्या फिर विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणा साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए? चलो देखते हैं यहाँ पे हमारा क्या होगा। यहाँ पे जो है फिर नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणा पर विचार करने के लिए दंड जो है मिलना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अनुमति नहीं देनी चाहिए, ये हमारा यहाँ पे गलत है। ओके, ये इस तरीके से यहाँ पे गलत से टाइपिंग हो गया। जबकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणा साझा करने की अनुमति देनी चाहिए। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, नहीं यहाँ पे हो गया था। ओके, कोई नहीं, आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा एग्जाम्पल है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभिप्रेरणा है ना कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। एक तो बाह्य अभिप्रेरणा होती है और एक यहाँ पे हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो भाई आंतरिक जो अभिप्रेरणा होती है, इसका मतलब होता है कि हम खुद से ही मोटिवेट होते हैं, स्वयं से। बाह्य अभिप्रेरणा होती है कि दूसरों से हम जागृत हो, क्या जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम। तो जब हम यहाँ पे खुद की अपने लर्निंग टू
सेटिस्फाई, खुद से हम सेटिस्फाई होंगे, तो ये तो हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा का हुआ एग्जाम्पल, नहीं गलत होगा। समझ के समुन्नत करने के लिए देखो, ये हम खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए लर्निंग यहाँ पे अच्छे से करेंगे, ये भी गलत है क्योंकि ये भी आंतरिक हुआ। नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। चौथा और देख लेते हैं क्या होगा, किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पे भी हम लर्निंग टू मास्टर आ स्किल, अपने खुद में ही अपनी स्किल्स को अपनी एक बेहतरीन यहाँ पे मास्टर ऑफ लर्निंग करना चाहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो बिल्कुल हम जो है लर्निंग टू विन अ कैश प्राइज़, हम यहाँ पे पुरस्कार पाने के लिए हम चीज़ों को सीख रहे हैं। मैंने सोचा कि हाँ, मुझे तो अपनी क्लास में की बार फर्स्ट आना है, क्योंकि मुझे फिर जो है यहाँ पे जो है क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, तो मैं फर्स्ट आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बाहरी चीज़ों को यहाँ पे उसमें इंक्लूड कर रही हूँ कि हाँ, मुझे फर्स्ट आना है, क्योंकि मुझे भी वो यहाँ पे मेडल लेना है, पुरस्कार लेना है, इस तरीके से। तो यहाँ पे नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, ये बाह्य आपका यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को तय ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? क्या जिज्ञासा, असहायता का सीखा हुआ भाव है, गर्व है या फिर आशा है? एक यहाँ पे शायमा वो अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को तय ठहराती है। शायमा कहती है कि ये इस कमी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे असफल हुई, तो योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह वो मानती है। बार बार असफलताओं का होना किस प्रकार से यहाँ पे वो उसको दर्शाएगा, वो दर्शाएगा यहाँ पे असहायता का सीखा हुआ भाव। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि आप अपने विद्यार्थी को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? यानी कि कौन सा यहाँ पे जो है 3 तो निगेटिव है, 1 पॉजिटिव चीज़ करना है। आप अपने निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप निगेटिव चीज़ों को सिखाएंगे अपने स्टूडेंट्स को? नहीं, उनके पूर्व ज्ञान से संबंधता जोड़ेंगे। चलो आगे देख लेते हैं। फिर ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने के अवसर देंगे, या फिर उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन तो आपको आपके पॉजिटिव दिए हुए हैं, एक आपको निगेटिव बताना है, बचना है, यानी कि हमको वो नहीं करना है। बिल्कुल आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, यही हमारा करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल, आनुवंशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ या फिर अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र? व्यक्तिगत कारक कौन सा है जो कि हमारी लर्निंग को प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है? व्यक्तिगत कारक पूछा है, वो है हेरेडिटी। व्यक्तिगत आनुवांशिकता व्यक्तिगत कारक है जो कि अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, किसने कहा है? ये कहा है आपका यहाँ पे, बताइए किसने कहा है? ये स्टेटमेंट किसका है ना, स्किनर का है। और नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया, ये स्टेटमेंट वुडवर्थ का है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके जो है इस सेशन में 50 क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन और अच्छा सा यहाँ पे जो है एक मैंने जो है बहुत ही जितना भी मुझसे हुआ वही अच्छे से मैंने तर्क के माध्यम से आपको चीज़ें समझाई यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, सो प्लीज़ मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता देना, क्योंकि हमको मोटिवेट करना जो है होना चाहिए, क्योंकि फिर हम और बेहतरीन चीज़ों को आपके सामने रूबरू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप